हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक नंबर, शानदार। सो कॉस्ट का जब मैंने एग्ज़ाम पैटर्न या मैंने मार्क्स वेटेज डाला था तो बच्चों ने उस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया और मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप जीएसटी का भी ऐसा ही वेटेज जो है वो बना के डालिए। तो जीएसटी इंटर का भी मैंने ऐसा ही वेटेज जो है वो बनाया है। मैं आपको बता दूं, हम लोग सीए इंटर का जीएसटी पेपर एनालिसिस करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि साहब किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और मैंने एक चीज़ और की है जो कि इसमें एक एडिशनल है। मैंने कॉस्ट के पेपर में थियरी प्रैक्टिकल बाइफर्केशन नहीं किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मेन प्रैक्टिकली कॉस्ट का पेपर है। लेकिन जीएसटी में बच्चे हमेशा मुझसे एक चीज़ और पूछते हैं कि सर प्रैक्टिकल पार्ट कितना आता है और थियरी पार्ट कितना आता है। तो इस बार जो मैंने पेपर एनालिसिस किया है, इस बार जो मैंने क्वेश्चंस और मार्क्स के वेटेज को देखा है, उसमें मैंने थियरी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को दो अलग अलग बाइफर्केशन में रख दिया है। तो आपको ये भी इजीली पता चल जाएगा कि थियरी कितनी आती है और प्रैक्टिकल्स कितने आते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो आईसीएआई के पेपर का मार्क्स एलोकेशन है वो सबसे पहले आप देख लीजिए। जो आईसीएआई के पेपर्स का मार्क्स एलोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 50 to 80% वेटेज इन चैप्टर्स में से है। कौन कौन से देखिए आप। लीवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जिसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीजीएसटी लॉ, सप्लाई, चार्ज, एग्जम्पशन, कॉम्पोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी और कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी आता है। ये 50 से 80% पेपर कवर करता है। और बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन दैट इज टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और इवन जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और जीएसटी लॉ का इंट्रोडक्शन है, ये सब 25 से 40% पेपर कवर करता है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा कवरेज है ये तो एज पर आईसीएआई जो उन्होंने मार्क्स वेटेज दिया है उसके हिसाब से। लेकिन सर हमें चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज चाहिए। पिछले 4 अटेम्प्ट के लेक्चर एग्जाम में, पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर्स में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का वेटेज आया है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, थियरी कितनी आएगी, प्रैक्टिकल कितना आएगा, कौन से चैप्टर से थियरी आती है, कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल आता है, ये सारी बातें इस अगली शीट के अंदर दी हुई है। तो सबसे पहले आप इस शीट को डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो प्लीज़ आप इसको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कीजिए और फिर इस वीडियो को देखना चालू कीजिए। और जहां आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करेंगे उसी के ऊपर एक सब्सक्राइब बटन है, वो भी आप दबा दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम चालू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं जीएसटी के अंदर। वी हैव इंट्रोडक्शन चैप्टर, सप्लाई, चार्ज ऑफ जीएसटी, कॉम्पोजिशन, exemption in RCM, time of supply, and then we have valuation, then ITC and registration, documentation, e-way bill, returns, payment of taxes, और last एक और topic है that is called computation of tax liability. Now what is computation of tax liability? Computation of tax liability का मतलब ये है कि इसमें से overall पूरा का पूरा एक समराइज क्वेश्चन आता है जिसमें सप्लाई, एग्जम्पशन, आरसीएम, वैल्यूएशन, आईटीसी सबको मिला के एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो वो अलग से चैप्टर नहीं है, वो 4 मेन चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? सप्लाई, दूसरा वैल्यूएशन, तीसरा आईटीसी और चौथा है एग्जम्पशंस प्लस आरसीएम। इन 4 टॉपिक को मिला के एक ओवरऑल टॉपिक बनता है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके मैंने टोटल सारे चैप्टर्स को अलग अलग पार्ट में बाइफरगेट कर दिया है। अब अगर हम देखें तो मैंने ऊपर ही ऊपर मई 18 से लेके नवंबर 19 तक सारे अटेम्प्ट्स लिए हैं और उसको भी 2 पार्ट में बांट दिया है। थियरी अलग कर दी है और प्रैक्टिकल और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को अलग कर दिया है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर पे आइए। इंट्रोडक्शन चैप्टर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर आपको दिख रहा होगा, आप देखेंगे ये चैप्टर एग्जाम में बहुत ही रेयरली आया है। स्टार्टिंग में जब नया नया जीएसटी आया था तब ये चैप्टर एक बार 3 नंबर और एक बार 2 नंबर में आया था। उसके बाद ये चैप्टर आया ही नहीं क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है कि सब जीएसटी लॉ के पहले क्या था, जीएसटी लॉ कैसे बना, उसका इनेक्टमेंट कैसे हुआ, जीएसटी काउंसिल क्या होता है। तो क्या होता है, अब उनके पास वो एक फेज चला गया जब लोग स्विचिंग ओवर कर रहे थे, सब पुराने से नया, पुराने से नया। अब सब कुछ नया हो चुका है, अब लोग पुराने लॉस को भूल चुके हैं, तो अब वो कंपैरिजन, एडवांटेज ये सब भी ज़्यादा नहीं आते। तो इसका वेटेज बहुत ही कम है। अभी तक सिर्फ 2 अटेम्प्ट में एक बार 3 नंबर और एक बार 2 नंबर में थियरी क्वेश्चन आया है। तो एवरेजिंग देखें तो इसका सिर्फ 1.25 है।
सप्लाई चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं आया, मई 18 में आया था और नवंबर 18 में आया था, पर मैं आपको बता दूं सप्लाई फिर भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के चैप्टर में इसलिए आता है क्योंकि उसको दूसरे क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन के साथ मर्ज होगा, मैं अभी उसकी बात करने वाला हूँ। चार्ज ऑफ जीएसटी से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया, आरसीएम से आता है, वो ऑफकोर्स चार्ज ऑफ जीएसटी में होता है, लेकिन मैंने आरसीएम को नीचे एग्जम्पशन प्लस आरसीएम के साथ ऐड कर दिया है। तो सेक्शन 9192 से तो कुछ भी नहीं आया। 93, 94, 95 में जो आरसीएम वाला क्लॉज है वो हम नीचे एग्जम्पशन प्लस आरसीएम का एक पूरा टॉपिक मान के चल रहे हैं। कॉम्पोजिशन एग्जाम में हर बार आया है, यू कैन सी 5, 3, 5, 2.5, 5, 6, उसमें आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल भी आया है, थियरी भी आया है, फिर कुछ थियरी आई है, कुछ प्रैक्टिकल आया है। तो मतलब कॉम्पोजिशन चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें क्या क्या मेन आता है, इसमें एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन, नोटिफिकेशन 2/19 का कैलकुलेशन भी आ जाता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि साहब कंपोजिशन के लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है, या थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन से लोग कॉम्पोजिशन ले सकते हैं, कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पोजिशन के अंदर आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों तरह का कॉम्पोजिशन के अंदर क्वेश्चन बनता है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कॉम्पोजिशन एग्जाम में बहुत अच्छे से करके जाना है। एवरेज 5 से 6 नंबर के अंदर ये एग्जाम में आया है। अगर मैं पिछले 4 अटेम्प्ट का एवरेजिंग कर लूँ तो 6 नंबर एवरेज बैठता है इसका, 6 नंबर एग्जाम में आ चुका है, मतलब हर बार एक क्वेश्चन कॉम्पोजिशन का आता ही आता है। इसके बाद एग्जम्पशन और आरसीएम का भी बहुत ही शानदार वेटेज है और इसका मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हो हर बार P+C में इसका कॉम्बिनेशन जा रहा है, 3 मार्क, फिर 3+3+6 मार्क, फिर 10 मार्क, ऐसे करके एवरेजिंग करें तो 6.25 मार्क्स का एग्जम्पशन और आरसीएम भी एग्जाम में आया है। ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इसको देखें तो इसका, हाँ, इसका भी हर क्वेश्चन एक बार आ रहा है, 4 बार, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, हर बार प्रैक्टिकल। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, से आपको सिचुएशन दे देंगे और बोलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, जस्ट अ सेकेंड। या फिर हमको इसके अलावा सिचुएशन देने के अलावा और क्या कर सकते हैं, वो लोग आपको केस स्टडी दे देंगे कि साहब एक सिचुएशन है, उसमें एक पर्टिकुलर केस है, उसमें इसका इनवॉइस डेट ये है, ड्यू डेट ये है, फलाना फलाना, आपको उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर आ सकता है। इसकी एवरेजिंग 4.25 मार्क्स की आ रही है। वैल्यूएशन एग्जाम में शुरुआत में 2 बार 5-5 नंबर में आया था, पर बाद में जाके क्या कर दिया इन्होंने, पिछले 2 अटेम्प्ट से वैल्यूएशन को कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के अंदर पूछना चालू कर दिया। तो वैल्यूएशन एग्जाम में हर बार आ रहा है, पर वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के साथ उस क्वेश्चन को जोड़ देते हैं। आईटीसी का क्वेश्चन भी अगेन कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के साथ जुड़ जाता है। तो शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में 4-4 नंबर में ये आया था, लेकिन अब ये कंपटीशन के साथ जोड़ दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर, फिर 5.5, 6, 11, पता नहीं कितने कितने नंबर में आया, मतलब एवरेज अगेन इसका 6.75 है। अगर आप आईसीआई के अकॉर्डिंग जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कम वेटेज वाले चैप्टर्स में से आता है, पर एग्जाम के पैटर्न को अगर मैं देखूं तो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से रजिस्ट्रेशन बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है। तो रजिस्ट्रेशन को कम वेटेज वाला मत मानना, रजिस्ट्रेशन बड़ा वेटेज वाला चैप्टर माना जाता है। अगेन 6.75 मार्क्स। डॉक्यूमेंटेशन ई वे बिल कम ही आया है। ई वे बिल जब से इंट्रोड्यूस हुआ है 2018 के बाद से, तब से फिर 19 में ई वे बिल दोनों बार पूछा है, 5 नंबर और 5 नंबर। तो अगर ई वे बिल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो ई वे बिल ही है। दोनों बार एग्जाम में आया है, मई 19 में भी और नवंबर 19 में भी, और बेसिकली इसकी थियरी आती है। प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, मैंने जो पढ़ाया था वो भी पूरे प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ाया था, उसमें थियरी मेजर थी। तो ई वे बिल अगेन 2 अटेम्प्ट से, तो पिछले 2 अटेम्प्ट में 5-5 नंबर में आ रहा है, पर उसके पहले नहीं आया, इसलिए इसकी एवरेजिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। ई वे बिल के अलावा बाकी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटर्न्स एग्जाम में आया है, एक बार 5 नंबर, एक बार 5 नंबर, पर एक बार 2 नंबर और एक बार एग्जाम में आया ही नहीं, इसका वेटेज फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में एक तो इंटरेस्ट का पॉइंट आ जाता है, 18%, 24% जो ब्याज है उसको लेके क्वेश्चन आ जाता है, या फिर लेजर को लेके आ जाता है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर से पेमेंट कैसे होते हैं, उनको लेके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है। थियरी भी आया है 5 नंबर का, फिर वापस प्रैक्टिकल आया है, फिर थियरी आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन बनेगा, सप्लाई से चालू होगा, सप्लाई के बाद इसके अंदर वैल्यूएशन जोड़ देंगे, इसमें आईटीसी जोड़ देंगे, इसमें एग्जम्पशंस जोड़ देंगे, और इसमें आईटीसी का क्रॉस यूटिलाइजेशन भी जोड़ देंगे, जिसमें किस टैक्स को किससे सेट ऑफ करना है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा।
तो एक 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है पिछले दोनों एग्जाम से, उसके पहले एक 6 नंबर का आया, एक बार 4 नंबर का आया। पहला क्वेश्चन एक्चुअली इसी का आता है, जैसे इनकम टैक्स में एक पहला क्वेश्चन आता है बड़ा सा कंपटीशन ऑफ इनकम का, वैसे ही जीएसटी में भी कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का पहला क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, जिसमें मैं आपको बता दूं किस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। आपको बोल देंगे साहब ये सारे ट्रांजेक्शन है, अब बताओ इसमें टैक्स लायबिलिटी कितनी निकलेगी, इतना बैलेंस पड़ा है, बताओ टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी। आपको सबसे पहले देखना है इन ट्रांजेक्शन में से क्या क्या सप्लाई है, क्या क्या नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो जो ट्रांजेक्शन सप्लाई है उसमें क्या क्या एग्जम्पशंस हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा, उसमें क्या क्या चीजें वैल्यूएशन में ऐड होगी, क्या क्या चीजें वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगी, तीसरा पॉइंट। और आईटीसी का बैलेंस निकालने के लिए आईटीसी का क्या क्या एलिजिबल आईटीसी है, 17(5) की आईटीसी कौन सी, सेक्शन 16 की शर्तें पूरी हो रही है नहीं हो रही है, इन सबको कंबाइन करके एक ओवरऑल क्वेश्चन दे दिया जाता है, एंड दैट क्वेश्चन इज कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और ये पिछले अटेम्प्ट से 8 नंबर में 2 बार आ रहा है। उसके पहले आईटीसी के क्रॉस यूटिलाइजेशन को लेकर 4 नंबर का आया था, उसके पहले 6 नंबर में आया था। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसीलिए इसकी एवरेजिंग अगेन 6.5 नंबर की हो जाती है। मैं तो बोलता हूं अब 8 नंबर में ही आएगा। तो अगर हम इन सारे चैप्टर्स को कैटेगराइज करें तो मैंने एक कैटेगरी के अंदर मेजरली 3 टॉपिक रखे हैं, कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और बाय डिफॉल्ट कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में 5 टॉपिक आ जाते हैं, सप्लाई, आईटीसी, वैल्यूएशन, एग्जम्पशन और आरसीएम। तो ये 5 टॉपिक आपको इसलिए बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि इससे आपका 8 नंबर का एक क्वेश्चन कवर होता है, प्लस एडिशनली 1-2 क्वेश्चन और आ जाएंगे। कॉम्पोजिशन अपने आप में 5 नंबर देने वाला है, और रजिस्ट्रेशन का एक 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो प्रैक्टिकली 8 + 5 + 5 प्लस मान के चलो वैल्यूएशन, एग्जम्पशन, आरसीएम में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन और आ जाएगा। तो 8 + 5 + 5 + 5 प्रैक्टिकली देखा जाए तो ओवरऑल आपके पास में यहाँ पे 23 मार्क्स सिर्फ इन 3 टॉपिक से कवर हो रहे हैं। 3 मतलब प्रैक्टिकली ये 6 टॉपिक से, सप्लाई, आईटीसी, वैल्यूएशन, एग्जम्पशन प्लस आरसीएम, कॉम्पोजिशन और रजिस्ट्रेशन, इनसे आपके अप्रोक्सीमेटली 23 मार्क्स से ज़्यादा कवर हो जाएंगे। फिर टाइम ऑफ सप्लाई और पेमेंट ऑफ टैक्सेस को मैंने बी कैटेगरी में रखा है क्योंकि उसकी एवरेजिंग 5 नंबर से कम है, और बाकी सारे टॉपिक्स को सी कैटेगरी में रखा है क्योंकि उसकी एवरेजिंग उल्टा 3 नंबर या 4 नंबर से भी कम है। तो उन सबको मैंने ग्रीन जिनको किया है वो सी कैटेगरी है, जो ब्लैक हैं वो सब ए कैटेगरी हैं, और जिनको मैंने रेड किया है वो बी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो 2 बी कैटेगरी के चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर जो हैं वो प्रैक्टिकली ए कैटेगरी के हैं, और बचे हुए 3 चैप्टर जो हैं वो सी कैटेगरी के हैं। तो अब आपको पता है कि आपको जीएसटी के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना है। आपके लिए एक अच्छी खबर और है। पहली खबर तो ये अच्छी कि हम 6 चैप्टर से हमारी मैक्सिमम कवरेज ले सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूं, अभी मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल मैंने एमसीक्यूज कवर नहीं किए, बिकॉज एमसीक्यू का डेटा हमारे पास पेपर के अंदर नहीं आता है। तो आई डोंट नो कि एमसीक्यू के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो आईसीएआई हमको पेपर नहीं देता है। सो एमसीक्यू को छोड़ के बाकी देखा जाए तो 23 नंबर के आपको सिर्फ इन 3 टॉपिक में से मिल रहा है, कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कॉम्पोजिशन और रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने 10 नंबर के एमसीक्यूज अच्छे से कर लिए और इवन आपने सिर्फ इन 3 टॉपिक को भी अच्छे से कर लिया तो आपके 33 नंबर तो आराम से आ गए। प्लस बाकी टॉपिक्स को आप करेंगे सबको, जीएसटी इतना बड़ा है नहीं कि आप कोई टॉपिक छोड़ो, करो सारा, पर किसको ज़्यादा करना है, किसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, किसमें प्रैक्टिकल करना है, किसमें थ्योरी करनी है, उसके लिए मैंने पूरी की पूरी एनालिसिस शीट तैयार की है। रिटर्न्स, डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन ये मेजरली थ्योरी पार्ट में आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं। आईटीसी या वैल्यूएशन या एग्जम्पशन या कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ये सब प्रैक्टिकल में ज़्यादा आते हैं। इवन सप्लाई की भी कोई डायरेक्ट थ्योरी नहीं आती, एक आध कोई डेफिनेशन पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज उसको भी कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के साथ प्रैक्टिकल ही पूछ लिया जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में से थियरी भी आ सकती है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक आदमी को आरसीएम में टैक्स पे करना है, वो क्रेडिट लेजर का यूज करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्रेडिट लेजर से आप आरसीएम, आईटीसी से आप आरसीएम एडजस्ट नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन और किस पैटर्न का आ सकता है साहब, एक एक नंबर के 1 लाइनर दे देंगे, जैसे उनको ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं तो क्या करेंगे, एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें एक एक लाइन के छोटे छोटे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन रिटर्न का होगा, एक क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन का होगा, एक क्वेश्चन ई वे बिल का होगा, एक क्वेश्चन सप्लाई का होगा, एक क्वेश्चन आईटीसी का होगा। तो ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहिएगा, जिसमें टाइम नहीं लगेगा लेकिन आपको अलग अलग जगह से पूछा जाएगा, तो कवरेज आपको पूरा लेना पड़ेगा। बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्जाम के लिए हम क्या करें? देखो, अगर एग्जाम में आपके पास में कॉपी अच्छे से अवेलेबल है तो आप कॉपी को बहुत अच्छे से पढ़ना, एग्जाम के एक दिन पहले कॉपी ही काम आएगी। आपको साथ में क्वेश्चन बैंक करना है, क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके उसको एग्जाम के एक दिन पहले सॉल्व कर लो।
इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपको और कुछ करना है तो आप मॉड्यूल का सिर्फ एनालिसिस पार्ट पढ़िएगा। आपको मॉड्यूल में जो बॉक्स बने हुए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाया देता हूं, जैसे कोई भी एक मॉड्यूल में दिखाया देता हूं जीएसटी का, तो आपको उससे समझ में आ जाएगी बात। जस्ट ए सेकेंड। जैसे रिटर्न चैप्टर है, तो रिटर्न चैप्टर में सबसे पहले आपको पूरा एक बॉक्स दिया होगा, बॉक्स के अंदर पूरा जैसे, अच्छा रिटर्न चैप्टर में तो एनालिसिस पार्ट ही दिया है, दूसरे चैप्टर में कुछ में है जैसे बॉक्स बॉक्स दिए हुए हैं। मैं 1 मिनट बता देता हूँ। बहुत नीचे चला गया चैप्टर, मटेरियल कॉस्टिंग निकल रहा है, जीएसटी कहाँ गया, सब कॉस्टिंग है। वेयर इज जीएसटी, डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? ये भी नहीं, देखिए जैसे पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर है, तो इसमें आपको ना पहले पूरा का पूरा बॉक्स के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिसमें बेसिकली बेयर एक्ट है। इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे नीचे जो इसका एनालिसिस पार्ट दिया है आपको सिर्फ वो पढ़ना है। आपको बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एनालिसिस पढ़ना है मॉड्यूल के अंदर। तो अगर आप मॉड्यूल से पढ़ना भी चाहें तो सिर्फ एनालिसिस पार्ट को पढ़िएगा, बेयर एक्ट को मत पढ़िएगा। ये एक बात जो है वो मुझे और आपको एक्सप्लेन करनी थी। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं जीएसटी को कैसे पढ़ें, उसका भी आंसर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। एक आखिरी बात सर, 8 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का बैठ रहा है पिछले 2 अटेम्प्ट से कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के अंदर। तो सर अब आप उसका क्या करवाएंगे हमारे लिए? ऑफ कोर्स आपको पता है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करने वाला हूं, और वो ये है कि मैं आपको कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊंगा। मैं एक शीट बना रहा हूं, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, जहां मैं 8-9 क्वेश्चंस बनाऊंगा, अलग अलग 8-10 क्वेश्चंस बनाऊंगा जो एग्जाम के पेपर में या तो आए हुए हैं, या आप एग्जाम के पेपर में नहीं भी आए होंगे तो मेरे को अपने हाथ से कुछ क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। वो क्वेश्चंस के साथ मैं आपको वीडियो में वो 8-10 पूरे ओवरऑल जीएसटी कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो उसको प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे आपको जानते हैं, उनको भी इस तरह से पता चल सके कि जीएसटी को किस तरीके से पढ़ना है। दोस्तों की मदद करो, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों को जाने दो, अपने को पास होना है। आपको अपने फ्रेंड्स की भी पूरी मदद करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलेंगे, और ऐसे वीडियोस में आगे बनाता रहूंगा और रिवीजन वीडियोस में डालता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जीएसटी रिवीजन की वीडियोस मिल जाएंगे, कॉस्ट रिवीजन की वीडियोस मिल जाएंगे, अमेंडमेंट लेक्चर मिल जाएगा। अमेंडमेंट लेक्चर सभी लोगों को देखना कंपलसरी है। आपको डिस्क्रिप्शन में ये शीट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में और भी काम की वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जीएसटी को कैसे पढ़ना है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।